नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अ, हम लोग एक यूपी पीसीएस की जो एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2024 को, उसके पेपर को डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं और उसके जो भी डिटेल्स हैं उसके साथ हम लोग इस सीरीज़ को चला रहे हैं। और इसमें से लगभग हम लोगों ने 3 से 4 वीडियो पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 टू 45 तक यूट्यूब पे दे दिया गया है। अब आज इस पार्ट में हम लोग 46 टू 60 या 65 जो भी 10 से 15-20 क्वेश्चन बन सकते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग, कि ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, 30 टू 35 मिनट की वीडियो हो। तो इसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है इसमें पहला तथ्य दिया हुआ, भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। तो बिल्कुल ये सही है। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। और दूसरा तथ्य दिया है, ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विकसित देश ही केवल करेंगे। इस प्रकार से हम लोग देखें तो पहला तथ्य सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे केवल एक सही है। आइए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में हम लोग जो कुछ यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? सी है। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। ग्लोबल साउथ, जिसे अमूमन पूर्णतः भौगोलिक अवधारणा के रूप में गलत समझा जाता है, भू राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा विकासात्मक कारकों पर आधारित विविध देशों के संदर्भित करता है। हालांकि यह मात्र अवस्थिति द्वारा परिभाषित नहीं है। मतलब ये केवल एक अवस्थिति के द्वारा परिभाषित नहीं है। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट यह मोटे तौर पर विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोबल साउथ में शामिल कई देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जैसे भारत, चीन तथा अफ्रीका के अर्ध उत्तरी हिस्से में स्थित सभी देश, जबकि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड जो दक्षिणी गोलार्ध में है, ग्लोबल साउथ समिट में शामिल नहीं है। तो इसमें ग्लोबल साउथ समिट में केवल उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश हैं वही सम्मिलित है। जैसे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत भी है, चीन भी है, अफ्रीका है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में देश हैं वही साउथ समिट में भाग लेते हैं और इन्हीं के बीचों में क्या आता है, विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले देश का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सी होगा। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ग्रीन हाउस। यहाँ ग्रीन हाउस के बारे में कुछ तथ्य दिए हुए हैं। GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है? तो यहाँ दो कथन दिए हैं, क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। तो क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत है। गहरी और तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। दूसरा तथ्य सही है, केवल दो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ग्रीन हाउस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस गैस GHG में वे गैस होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती है और गर्मी को रोकती है। ये गैस पृथ्वी की सतह से आने वाली गर्मी को सोख कर वापस पृथ्वी की सतह पर भेजती है। इस वजह से पृथ्वी का तापमान औसत 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इस प्रकार ग्रीन हाउस क्या है? ये ग्रीन हाउस एक ऐसी गैस होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें मौजूद होती है और गर्मी को रोकती है। तो जो पृथ्वी से गर्मी वाष्पित होती है, सोख कर
गैस पृथ्वी की सतह से जो उठती है उसको ये रोकती है और आने वाली गर्मी को सोख कर वापस और वहीं से ये ऊपर उसको नहीं जाने देती। ग्रीन हाउस गैस उसको फिर से नीचे धकेल देती है, सोख कर वापस पृथ्वी की सतह पर भेजती है। इस वजह से पृथ्वी का तापमान क्या होता है, औसतन 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में कुछ और बातें यहाँ पे दी गई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्स ऑक्साइड और कई तरह की सिंथेटिक रसायन ग्रीन हाउस गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा होने वाली ग्रीन हाउस गैस है। जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यह वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के ऊर्जा बजट में ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा योगदान देती है। मानवीय गतिविधियों की वजह से ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ रहा है। तो जो मानव गतिविधि कर रहे हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। कुछ उपाय यहाँ पे दिखाए गए हैं। कम बिजली का इस्तेमाल करें जिससे ग्रीन हाउस गैस कम होगी। तपादित प्रकाश बल्ब की जगह LED बल्ब का इस्तेमाल करें। जो येलो लाइट के पहले 100 वाट के बल्ब होते थे, 100 200 400 जो भी हो, तो उन बल्बों की ना यूज करके LED बल्बों का यूज करिए। यहाँ पे जो कि तो ज़्यादा तपादित प्रकाश बल्ब ना हो, यानी ज़्यादा हीट जनरेट करने वाले बल्ब ना हो, LED का इस्तेमाल करें। घर में इंसुलेशन जोड़ें। इस प्रकार से हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस के बारे में जाना क्वेश्चन के साथ साथ, और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें हम लोग गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती की आवश्यकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 का D आंसर सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा है 48 में, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अनाज उपज शब्द, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है। दो नीचे तथ्य दिए। काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। किसी दिए गए देश में अनाजों की फसल की कुल उत्पादन। नहीं, तो यहाँ पे अनाज उपज का मतलब क्या होता है कि जो अनाज पैदा किया जाता है तो वो जो उसके जो अनाज को काट के और जो इकट्ठा किया जाता है और उसके इकाई क्षेत्र में उत्पादित, और जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में कितने अनाज की पैदावार हुई है उसको हम लोग उत्पादित अनाज फसलों की उसमें हम लोग मात्रा देखते हैं कि कितना हुई है, तो उसी को अनाज उपज कहते हैं। यानी एक सीमित भूमि में कितने अनाज पैदा होती हैं, तो कटाई हार्वेस्टिंग के बाद उसमें देखते हैं कितनी अनाज किसान को प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे वही दिया है, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा को ही क्या अनाज उपज कहते हैं। और किसी दिए गए देश में अनाज फसलों की कुल उत्पादन, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन यहाँ पे देखें तो C सही होगा, केवल 1। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। जुलाई और सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में कुछ नीचे तथ्य दिए हुए हैं। यह स्थिर रहे, यानी जुलाई सितंबर 2019 से जुलाई सितंबर 2022 जो कोविड काल था उसमें बेरोजगारी की दर की प्रवृत्ति पूछ रहा है कि किस प्रकार की प्रवृत्ति थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, क्या। तो यह स्थिर रही, तो यह स्थिर रही या घट गई। तो यहाँ पे देखें तो लॉकडाउन में बहुत सी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को छटनी कर दी थी, कुछ एम्प्लॉय को हटा दी थी। तो ऐसे में हम लोग यहाँ तो यह बेरोजगारी दर क्या हो गया था, उस समय घट गई थी और यह स्थिर रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन A सही देखने को मिल रहा है, 2 सही है और 1
गलत है, क्योंकि बेरोजगारी दर उस समय इन टाइम में घट गई थी। आइए इसके आपसे यहाँ पे उत्तर ए सही है। इनमें 76.3% पुरुष और 40.3% महिला कामकाजी हैं। 2022-23 में, सॉरी, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पहले। भारत में बेरोजगारी दर में जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखे गए हैं, जो मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी से प्रभावित था। 1 जुलाई सॉरी जुलाई सितंबर 2019 महामारी से पहले भारत की बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत स्थिर थी, जो 6 से 7% के आसपास थी, और उसमें इनमें 76.3% पुरुष और 40.3% महिला कामकाजी थी। और 2022-23 में 56% आबादी के पास रोजगार था। एक साल में महिलाओं में ये दर 5% बढ़ी है। युवा के आंकड़े 2022-23 में बेरोजगारी दर 3.2% थी और 23-24 में यह 3.2% ही रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया है कि जो ये टाइम पीरियड है 2019 से 22 के पहले, यहाँ पे पहले की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उस समय बेरोजगारी दर क्या थी, स्थिर थी। यहाँ अपेक्षाकृत स्थिर थी 6 से 7%, लेकिन इसके बीच में घटने को बेरोजगारी दर घटती हुई देखी गई थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, 2 सही है और 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार और प्रकाशित करता है? तो यहाँ पे MPI रिपोर्ट तैयार करने की और प्रकाशित करने की बात कह रहा है कि MPI रिपोर्ट कौन तैयार करता है। यहाँ 4 तथ्य दिए हुए हैं। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF नहीं, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये नहीं जारी करता है। विकास ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ये भी नहीं। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI, बिल्कुल ये ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और UNDP भी इसको जारी करते हैं। यानी 2 तथ्य यहाँ पे 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी यहाँ सही देखने को मिल रहा है, 3 और 4। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है? MPI रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP प्रकाशित करता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI प्रकाशित करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भी MPI रिपोर्ट प्रकाशित करता है। MPI के बारे में कुछ जानकारियां नीचे दी हैं। सबीना अलकिरे और जेम्स फोस्टर ने साल 2010 में MPI विकसित किया था। MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जैसे 3 आयामों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे MPI में क्या, शिक्षा, जीवन स्तर और स्वास्थ्य, 3 स्तरों को, आयामों को शामिल किया जाता है। MPI में इन 10 संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो MPI जो किस पे डेटा इसका तैयार किया जाता है, तो इसमें बाल मृत्यु दर देखी जाती है, पोषण देखा जाता है, स्कूली शिक्षा के वर्ष देखे जाते हैं, नामांकन, कितने नामांकन हुए, पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता कितनी है, बिजली कितनी घंटे आ रही है, खाना पकाने का ईंधन कौन सा यूज हो रहा है, CNG यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल यूज, इंडक्शन यूज हो रहा है या लकड़ी, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। फर्श कैसी है और संपत्ति कितनी है, क्या है, पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या है। तो इस MPI में इन 10 संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है डेटा बनाने के लिए। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को देखने के लिए
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 का हम लोग ने देखा, दो सही, डी ऑप्शन सही है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और एक बार एक चीज आप लोग को यहाँ पे हम बता दें कि ये जो आंसर हम लोग दे रहे हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट आयोग का आंसर की के अकॉर्डिंग ही इसको लिया गया। जो आयोग ने आंसर की अपनी जारी की है उसके ही आंसर की को यहाँ पे टाइप फॉर्म में हम लोगों ने इसको डिटेल में बनाया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आंसर जो भी आयोग ने दिया है वही आंसर है, और जो भी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा उसमें हम लोग ने आप लोग को बताया भी है आगे एक आध क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो बिल्कुल ये सही है। जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात धारणा जो है ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, बिल्कुल सही है। ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट को, ये तो सतत विकास की धारणाओं को बारे में ये कुछ रिपोर्ट अपने दिए थे। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट का विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, ये कारण गलत है। इस प्रकार से देखें तो केवल अभिकथन ही सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखने को सही मिल रहा है, ए सही है परंतु आर गलत है। आइए सतत विकास के बारे में जान लेते हैं। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के संदर्भ में बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास को ही सतत विकास कहते हैं। बर्टलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। ये बर्टलैंड को विकास की सीमाओं के रूप में नहीं जाना जाता है, यहाँ पे इस टाइप हो गया है। तो इस प्रकार से देखें तो क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं और इनका वर्ष बताना है, डेट बताना है कि डेट बताना है कि कौन कब होती है। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस की बात करें तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व थाईलैंड दिवस, विश्व थाईलैंड 16 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 25 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 31 मई को। ठीक है, तो अगर इसकी हम लोग हायरार्की देखें तो सबसे पहले कौन आ रहा है? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय उसके बाद आएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 31 मई को। अप्रैल, मार्च अप्रैल मई, अप्रैल के बाद क्या है? मई। अब यहाँ पे देखिए तीनों मई के हैं। तो यहाँ पे विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, 16 मई, 25 मई, 31 मई। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर देखने को मिल रहा है 1423, 16 मई, 25 मई, 31 मई। 1 2 3 4। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी टाइपिंग एरर दिख रही है। तो यहाँ पे जो हमको हायरार्की देखने को मिल रही है बिल्कुल सही है। डेट विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व थायराइड दिवस 16 मई, विश्व तंबाकू दिवस 25 मई और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 31 मई को। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो
14 और 32, 1432। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और अगर हम 412 के साथ जाते हैं तो भी नहीं है। तो आयोग ने हालांकि आयोग ने इसका आंसर बी दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे सारी डेट इस ऑर्डर में मिल रही हैं, और आयोग ने किस प्रकार से इसका आंसर बी दिया है हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग इस डेट को नोट कर लीजिए। आप लोग कहीं से इसको देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस सॉरी, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये 16 मई, सॉरी हमसे ही गलती होगी लग रहा है। विश्व थायराइड दिवस, विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। बिल्कुल ये भी सही है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31। तो इस हम हमसे ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी देखने में। तो विश्व विरासत दिवस यहाँ पे हम लोग देखें 18 अप्रैल, उसके बाद मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है, आयोग ने सही आंसर दिया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, व्यक्ति दिया हुआ है, एक तरफ कारण दिए हुए हैं। तो गोपी थोटाकुरा, इसमें से हम लोग को इसकी मैचिंग करानी है, और व्यक्ति से उनके कारण को संबंध बताना है कि ये व्यक्ति किस कारण से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे गोपी थोटाकुरा। अ, दीपा कर्माकर, ये दीपा कर्माकर की बात करें तो ये एशियाई चैंपियन शिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं, दीपा कर्माकर। तो बड़जात्या, आरोह बड़जात्या, ये भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कृति वृत्त के प्रभाव को का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। देव पटेल, ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। इस प्रकार से हम लोग मैचिंग देखें तो 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4। यहाँ ऑप्शन बी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी सही है। वही यहाँ पे इसके व्यक्ति और कारण का सीधा सीधा मैचिंग यहाँ पे दिया गया। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे। दीपक कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं। अरोहा बड़जात्या भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल और सौर कतिवृत्त के प्रभाव के अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किए। पटेल, ये ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी सही है, 314, 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। तो ये बिल्कुल सही है, सिंगापुर 2023-24 में भारत में सबसे बड़ा एफडीआई बनकर एफडीआई का स्रोत बनकर उभरा है। भारत में मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देश में बड़ा बदलाव आया है। तो बिल्कुल अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ दिया हुआ है।
2023-24 में सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा, क्योंकि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ R21 मैट्रिक्स MTM क्या है पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन सही है। R21 मैट्रिक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ एक टीका है। R21 मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों में उपयोग के लिए अधिकृत होने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन है और इससे मांग और उपलब्ध खुराक के बीच के अंतर को पाटने के में मदद मिलने की उम्मीद है। मलेरिया के उच्च मामलों वाले अफ्रीकी देशों में वितरण आने वाले हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है। R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन एक आसानी से उपलब्ध होने वाली वैक्सीन है जिसे बड़े पैमाने पर और मामूली लागत पर निर्मित किया जा सकता है, जिसे मलेरिया से भरी परेशानियां झेल रहे देशों को सैकड़ों मिलियन खुराक की आपूर्ति की जा सकेगी। तो ये MTM इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के लिए टीका है। सॉरी, यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया की एक खुराक है R21 मैट्रिक MTM। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये है अनसुईया सेन गुप्ता जो है, इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हैं। ऑप्शन बी सही है। अनसुईया सेन गुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनसुईया सेन गुप्ता ने जीता था। यह पुरस्कार उन्होंने फिल्म द सेमलेस के लिए मिला था। अनसुईया सेन गुप्ता कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो जो ये पहली भारतीय हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली अनसुईया सेन गुप्ता के बारे में कुछ बातें। अनसुईया सेन गुप्ता कोलकाता की रहने वाली हैं। अनसुईया एक कुशल प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी हैं। उन्होंने नीना गुप्ता और मासाबा गुप्ता के नेटफ्लिक्स शो मासाबा के सेट तैयार किया था। अनसुईया ने जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अनसुईया सेन गुप्ता जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 56 को भी देखा, ऑप्शन बी सही है, अनसुईया सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, रुद्रम 2 मिसाइल। यहाँ रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में दो तथ्य दिए गए हैं, देखिए कौन कौन सा सही होता है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, नहीं। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था, बिल्कुल सही है। रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण राजस्थान में मई 2024 में किया गया था, तो बिल्कुल यहाँ पे केवल 2 सही है उत्तर। रुद्रम 2 मिसाइल DRDO ने 29 मई ओडिशा के तट पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से रुद्रम 2 एयर टू एयर टू सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस रडार या किसी अन्य संचार माध्यम से पकड़ पाना लगभग मुश्किल है। यह 6719.4 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। रुद्रम 2 एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKY लड़ाकू विमान से लॉन्च किया
यह मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मनों के ठिकाने तबाह कर सकती है। रुद्रम टू मिसाइल, यह मिसाइल ठोस प्रणोदक से चलती है। यह इस प्यार से सुपरसोनिक डेथ भी कहा जाता है। इसका विकास रूस और भारत ने मिलकर किया है। इसमें कई अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों के शामिल है। इसे 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 300 से 350 किलोमीटर है। इस मिसाइल दुश्मन की कई तरह की संपत्तियों को बेअसर कर सकती है। इसका निर्माण भारत डायनोमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो ये है रुद्रम 2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का बी सही है, केवल 2। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का। नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश, यहाँ पे तो जो विभिन्न देशों के नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख नियुक्त हुए हैं उनके नाम हमें देखना है और वो कौन किस देश से संबंधित है। गीता नास नौसेदा, ये इनकी अगर हम बात करें तो ये लिथुआनिया से संबंधित हैं। इनको लिथुआनिया के नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। लुआंग कुआंग ये वियतनाम के नए नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख हैं। हलाल टॉम्स डाइटर ये हैं आइसलैंड के। और जोस राउल मिलोनी पनामा के हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 3, 2, 1 और 4 हम लोग को ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट इसका देखिए एक्सप्लेनेशन है। गीता नास नसौदा लिथुआनिया, लुआंग कुआंग वियतनाम, हल्ला टॉम्स डाटिर आइसलैंड और जोस राउल मिलानो पनामा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 58 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित युगम दक्कन ट्रैम्प विशेषता में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो दक्कन ट्रैम्प के बारे में देखना है कि किसकी कितने क्या है, कितने लगभग कितने मीटर की ऊंचाई चौड़ाई क्या है। मध्यम ट्रैप यहाँ सही सुमेलित नहीं हमें देखना है। मध्यम ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर है, बिल्कुल सही है। ट्रैम्पों के मध्यवर्ती तल सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन बी ही सही है। निम्न ट्रैम्प की मोटाई लगभग 150 मीटर, बिल्कुल सही। ऊपरी ट्रैम्प की मोटाई लगभग 450 मीटर है, तो बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन में क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। तो बिल्कुल ये गलत है। दूसरा, जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किमी प्रति घंटा है, तो बिल्कुल सही है ये। तो ये जेट धाराएं जो होती है 300 से 500 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। जेट धाराओं की प्रवाह की गति 300 से 500 किमी प्रति घंटा है। जेट धारा एक प्रकार की वायु धारा है जो वायुमंडल में ऊपर बनती है और औसतन जेट धारा लगभग 110 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। लेकिन गर्म और ठंडी हवा के द्रव्यमान के बीच नाटकीय तापमान अंतर जेट स्ट्रीम की बहुत अधिक गति से चलने का कारण बन सकता है। 250 मील प्रति घंटा या उससे भी अधिक। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जेट धाराओं के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी सही है। जेट धाराओं की प्रवाह की गति 300 से 500 किमी प्रति घंटा होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पार्ट में लगभग 15 क्वेश्चन देखे। और ये वीडियो हम लोग की लगभग 34-35 मिनट की है। तो
टाइम के हिसाब से भी सही है, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट भी कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू लगभग 65 सॉरी 70-75 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।